इंजीनियर बलबीर यादव जिंदाबाद, इंजीनियर बलबीर यादव जिंदाबाद, जय शंकर जिंदाबाद। आए महासचिव जी। धन्यवाद संचालक जी। आज की इस विचार गोष्ठी सभा की नाथ की नगरी कहे जनवरी बरेली में अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित श्रीवास्तव जी एवं कुशल संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई संजीव प्रभाकर जी एवं हमारे साथ मंचासीन विद्युत कर्मचारी और तकनीकी कर्मचारी एकता संघ के अध्यक्ष विभाग एवं इस सभा में उपस्थित हमारे जुझारू साथियों, आज इस मंच के माध्यम से मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है निजीकरण के विरुद्ध ध्यानाकर्षण सभा है, इसमें विद्युत सुधार गोष्ठी पे चर्चा होनी है। साथियों, ये चर्चा की शुरुआत किया जाए तो हम भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। भारत देश में जहां हम जिन अर्थव्यवस्थाओं में जीते हैं, इसमें 3 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं मानव जीवन की। एक विलासिता की आवश्यकता होती है। साथियों, मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान होता है। आवश्यक आवश्यकताओं में आपकी बिजली होती है, सड़क होती है, पानी होता है, शिक्षा होती है, चिकित्सा होती है। और विलासिता की आवश्यकता में आपकी मोटर कार हो गई, टीवी हो गया, कूलर, फ्रिज हो गया, मोबाइल खराब नहीं कर सकता है। निजीकरण क्षेत्र का काम सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना होता है। इस मुनाफे की चर्चा साथियों मैं करूंगा कि हम लोग के जीवन में रिलायंस का फ्री डाटा आया था। जब फ्री डाटा रिलायंस का आया और जब हम लोगों को साल भर फ्री डाटा की आदत पड़ गई तो इसके बाद उसके चार्जेस बढ़ना शुरू हो गए और आज की डेट में ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों को डाटा की लत लग गई और 349 रुपए से नीचे कोई डाटा नहीं होता। साथियों, इसी प्रकार निजी कंपनियां आएंगी। क्या हमारा भारत देश सौभाग्य योजना ला करके, तमाम योजनाओं को ला करके देश के अंतिम कोने में, अंतिम छोर पे बसे हुए नागरिक की झोपड़पट्टी में सौभाग्य योजना के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से उसके घर में एक उजाला जलाने का कार्य करता है। आज वही उजाला छीनने का कार्य वर्तमान सरकार और वर्तमान प्रबंधन कर रहा है। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ निजीकरण क्षेत्र हो जाएगा, महाराष्ट्र में 15 रुपए बिजली है, क्या जो 3 रुपए यूनिट की बिजली हमारी गरीब जनता नहीं दे पाती है, क्या 15 रुपए की यूनिट खरीद पाएगी? साथियों, निश्चय ही हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिन घरों में हमने उजाला किया है, हमारे कार्मिकों ने अपना खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत करके निश्चय उन घरों में फिर डिबरी जलाने का युग आ जाएगा। क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? साथियों, मुझे लगता है कि आप कोई भारत के नागरिक होने के नाते आप इसको कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। साथियों, निश्चय ही आज घाटे के नाम पे निजीकरण किया जा रहा है। अगर निजीकरण की बात किया जाए तो चंडीगढ़ में कौन सा घाटा था? आप यूपी में घाटे की बात करते हैं तो चंडीगढ़ को आप निजीकरण नहीं करना चाहिए था। अगर घाटे की बात किया जाए साथियों, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्थान, किसी भी संगठन के घाटे में जाने का प्रमुख कारण उसकी नीति होती है, उसके नीति निर्धारक होते हैं। श्रमिक का खर्च और श्रमिक का व्यय और श्रम की जो चोरी होती है मात्र किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 4.5 से 5% होती है। 50% जिम्मेदारियां उसकी नीति और उसकी लागत होती है। साथियों, जब हम 19 रुपए बिजली खरीदते हैं, 3 रुपए बेचते हैं, हम OTS की छूटें लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, आखिर क्यों लाते हैं? हमारा जो रेगुलर उपभोक्ता बिजली का बिल जमा करता है वो देखता है कि जब मार्च में छूट आती है, हमारा पड़ोसी 2 साल का बिजली का बिल होता है और इकट्ठे ले जाके जमा करता है, उसको ब्याज की छूट आ जाती है, उसके दिमाग में भी उसकी भी कुंठित भावना जागृत होती है कि साथियों हम भी अपने पैसे भी इकट्ठा करके रखेंगे, कोई काम कर लेंगे, जब छूट आएगी तब जमा कर लेंगे। तो इस प्रकार बिजली विभाग की जो नीति है आप 7-8 सालों में देख लीजिए। हमारे जूनियर साथी इसमें मौजूद है। ट्रांसफार्मर ढोने से लेकर के तमाम ऐप चालू कराए गए। वो तमाम ऐप जो चालू है मैडम अपाड़ा यू के जमाने में, अरविंद कुमार के साहब के जमाने में, क्या वो ऐपों का उसके बाद भी लगातार ऐप आते रहे और मजेदार बात कि ऐप बंद भी होते रहे। तो जो ऐप को लागू करने में, ऐप के संचालन में और ऐप फिर बंद हो गए, इनका जो खर्चा हुआ वो कहाँ से आया? वो हमारे बिजली विभाग के जो कार्मिकों ने अपने खून पसीने की कमाई से, खून पसीना मैं इसलिए कह सकता हूँ कि साथियों
जब आप बिजली का डिस्कनेक्शन कराने हमारे टीजी2 साथी या हमारे जेई साथी जाते हैं तो निश्चय ही फील्डों में मारपीट की घटनाएं होती हैं। अभी अम्बेडकर नगर में घटना हुई, हमारे जेई टीजी2 और संविदा कर्मियों को बांध करके लगातार मारा गया। साथियों, इसलिए राजस्व वसूली में हमारा खून बहता है और पसीना तो हमेशा बहता है। साथियों, जब हम अप्रैल महीने से शुरू हो जाते हैं और जून की गणती धूप में हम डिस्कनेक्शन कराते हैं और बिजली चलाते हैं, हमारे खून पसीने की गाड़ी कमाई कई बंदर बांट करते हैं और बंदर बांट करके कहते हैं कि मुझे हर साल 4600 करोड़ सरकार से लेना पड़ता है। भाई, आप उद्योग चला रहे हैं, उद्योग चलाने के लिए आपको क्या होता है? उद्योग किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित उसकी लागत के अनुसार करता है। यहाँ मूल्य पहले निर्धारित है। आप बात करते हैं कि उद्योग चला रहे हैं कि गरीब जनमानस, पिछड़े गरीबों, वंचितों, बुनकरों, किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए, न कि मुनाफा कमाने के लिए। साथियों, सरकार अपने किए गए वादों से मुकर रही है। साथियों, अगर ट्रांसफार्मर जलने की बात की जाए, वहीं पूर्वांचल में संगोष्ठी हो रही थी। पूर्व के प्रबंधक अशोक महोदय ने जूनियर इंजीनियर से लेकर के एक्सेल अधिकारियों तक ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक प्रोग्राम रखा था और उसमें उन्होंने पॉइंट रखा था कि ट्रांसफार्मर को जलने से कैसे बचाया जाए। और उन्होंने कहा था कि आप लीडर होकर के अपने क्षेत्र का एक सबसे खराब ट्रांसफार्मर की जो पोजीशन है और एक सबसे अच्छी ट्रांसफार्मर की जो पोजीशन है, दोनों को लाइएगा, दोनों का आकलन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था आप ले आइएगा, अगर आप खराब प्रदेश का दृश्य लाएंगे, फोटो लाएंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। साथियों, हम लोग लेकर के गए और हम लोगों ने स्क्रीन पर दिखाया सबसे खराब की, जिसमें कि हमारे ट्रांसफार्मर पे न लग है, न जेट क्लैंप है, तेल लीकेज हो रहा है, बुशिंग से लीकेज हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। और उसमें हम एल्युमिनियम कंडक्टर से अपने कंडक्टर को बांध रखे हैं, केबलिंग की व्यवस्था नहीं है। और एक अच्छा भी ले गए थे कि जिसमें फ्यूज वगैरह भी सेट लगे हुए थे। ये सब देखने के बाद प्रबंधक अशोक महोदय ने एक रुड़की के ट्रांसफार्मर का फोटो दिखाया और उन्होंने दिखाया इसमें अलेबल के भी फ्यूज सेट बकायदा लगा हुआ है, एलटी पे भी फ्यूज सेट लगा हुआ है और बैटरी लाइट से सेपरेशन है, बकायदा एलटी केबल लगी हुई है उस साइज की और जो समुचित साइज है। तो उन्होंने भी अपनी स्पीच में कहा कि ये बताओ हम रुड़की के ट्रांसफार्मर की, यूपी के ट्रांसफार्मर की तुलना कैसे कर सकते हैं, जब एक अधिकारी स्वीकार कर सकता है कि हमारा तंत्र गड़बड़ है, न कि हमारा जेई गड़बड़ है, न हमारा कार्मिक गड़बड़ है। साथियों, वही ऊर्जा मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है, क्या वो सत्ता के नशे में है या किसी चीज के नशे में है, अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ, वो नहीं बता सकते हैं वो किस चीज के नशे में है। वो खुले मन से कहते हैं मां लांची का प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एक ट्रांसफार्मर फूकेगा तो एक अधिकारी भी फूकेगा। मैं इस मंच के माध्यम से उस ऊर्जा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जो सीधे आप मंच से सजा सुनाएंगे कि ट्रांसफार्मर जलने पे सीधे फूकने की सजा है। साथियों, उनको कोई अधिकार नहीं दिया है इस भारत सरकार के लोकतंत्र में कि आप एक कर्मचारी को खुलेआम फूंक सकते हैं। साथियों, यह निश्चय ही ये सत्ता का नशा है। इसी सत्ते के नशे में आज निजीकरण के रास्ते पे जा रहे हैं। निजीकरण की बात किया जाए तो सदन में जनता के द्वारा चुने गए, जनता के लिए जो विधेयक लाते हैं, जो विधेयक में कानूनों में आवश्यक संशोधन करते हैं, जब सदन में अपनी बात उठाते हैं तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी उनकी बातों का बिना जवाब दिए हुए सीधे करके निकल जाते हैं कि हम कार्मिकों को सेवा निभानी नहीं प्रभावित होने देंगे और उपभोक्ता को बेसस्ती बिजली देंगे। अगर आपके पास नीति होती है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी भी आपके पास एक नीति है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर लखनऊ में घोषित कर दीजिए कि हम सेवा शर्तें नहीं प्रभावित होने देंगे और जब तक ये कार्मिक हमारे यहाँ ज्वाइन किए जब तक ये रिटायरमेंट नहीं हो जाते हैं। दूसरा, आप ये घोषित कर दीजिए कि अगले 25 से 30 सालों तक हमारा बिजली का रेट यही रहेगा, बिजली का रेट नहीं बढ़ेगा। आपके अंदर वो पॉलिसी नहीं है। आप अंधेरे में रखकर सबको डिग्री युग में ढकेलना चाहते हैं। आप सदन में बोलते हैं कि कोई चीज प्रभावित नहीं होगा और प्रभावित सारी चीजें करना है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। यही सरकार थी, यही मंत्री जी थे और यही प्रबंधन था। 2018 में भी निजीकरण का प्रस्ताव लाया था 5 सालों का और औधे मुंह गिरा था। फिर इसके बाद हिम्मत जुटाकर
2020 में भी निजीकरण का प्रस्ताव लाया साथियों, और 2020 के प्रस्ताव में बाकायदा कैबिनेट मंत्री और ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें सरकार और ऊर्जा के शीर्ष प्रबंधन द्वारा वार्ता हुई। उस वार्ता में स्पष्ट एक लाइन लिखी गई कि ऊर्जा क्षेत्र का किसी भी प्रकार का निजीकरण का प्रस्ताव लंबित नहीं है और प्रस्तावित नहीं है, और ऊर्जा क्षेत्र का किसी भी प्रकार का निजीकरण नहीं किया जाएगा। यदि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता होगी तो संगठनों को विश्वास में लेकर के सुधार कार्यक्रम किए जाएंगे। आपने 2018 में जो वादा किया, 2020 में जो वादा किया, उस वादे से मुकर रहे हैं माननीय मंत्री जी, माननीय उप चेयरमैन साहब। तो जो आप 2025 में वादा कर रहे हैं, तो क्या इससे नहीं मुकरेंगे? इसकी गारंटी कौन ले सकता है साथियों? निश्चय ही निजीकरण की लड़ाई हमको क्यों लड़ना चाहिए? हमको निजीकरण की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लड़ना चाहिए कि हम बिजली विभाग के कार्मिक हैं और विभाग बिक रहा। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। इस संपत्तियों पर हमारा भी अधिकार है। इस संपत्तियों को बनाने में हमारे पूर्वजों का भी योगदान है। पूर्वज जो हमारे कार्मिक रिटायर हो गए और हमारे जो किसान भाई और जनता ने जो अपना बिजली का बिल दिया, उससे विभाग संचालित हुआ, उनका भी योगदान है और वर्तमान में हम भी योगदान दे रहे हैं। साथियों, देश के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि इस निजीकरण को बचाया जाए, इन संपत्तियों को बेचने न दिया जाए। साथियों, दूसरी जिम्मेदारी हमारी बनती है, जब हम इस बीच में बैठे हुए सभी लोग मीडियम क्लास की फैमिली से, मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करते होंगे। साथियों, हमारे माँ बाप ने खेती किसानी कर बड़ी मुश्किल से हम लोगों को पढ़ाया और एक सपना सजाया था कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी पा जाएगा तो घर परिवार हमारे अच्छी तरीके से चलेगा, और हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या अपने बच्चों के जीवन यापन के लिए, परिवार के जीवन यापन के लिए जो मुसीबतें उठा रहे हैं वो इसको नहीं उठानी पड़ेगी, और ये अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देगा और अपनी जिस स्थान पे पहुंचा है इससे ऊंचे स्थान पे अपने बच्चे को पहुंचाएगा। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज अपने बच्चे को आप किसी तरीके से पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या जब निजीकरण हो जाएगा तो क्या आप अपने बच्चे को सरकारी नौकरी दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते हैं साथियों। इसलिए आपका लड़ना जरूरी है। आपके सामने करो या मरो की स्थिति है। आज इस विभाग को बचाना जरूरी है, और आप दावे के साथ कहता हूं, इस मंच के माध्यम से कहता हूं, और जूनियर संगठन विभाग का एक मजबूत संगठन है, उस संगठन का एक महासचिव होने के नाते कहता हूं कि 2018 में निजीकरण भागा था, 2020 में भी वापस भागा है, और आपके दम पे 2025 में भी भागेगा साथी। एक लाख जिंदाबाद, केंद्रीय महासचिव जिंदाबाद।